इस वक्त के हमारे सबसे खास मेहमान आज के दिन के अरविंद पानगड़िया जी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। आपका वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया सर। यहाँ जितने भी मोदी बुल हैं कॉर्पोरेट इंडिया के लोगों से हमने बात की आज, हम चाहते थे कि सब ये कहते कि ग्रेट बजट है। सबने बैड तो नहीं कहा, कहा कि गुड बजट है, काश ग्रेट होता। इस कमेंट को आप कैसे देखेंगे? नहीं, पहले उनको बताना पड़ेगा कि उनको क्या कमी इसमें दिखी है कि ये ग्रेट नहीं है, क्योंकि मुझे तो काफी ग्रेट लगता है बजट। क्योंकि जो जो चीजें मैं इतने सालों से आर्ग्यू कर रहा था, बाहर से एडवोकेट कर रहा था कि सरकार को करनी चाहिए, उनमें से काफी सारी चीजें जो हैं इस बजट में या बजट के बाहर जो पिछले 8-9 महीने से सरकार काम कर रही है उसमें इंक्लूड हो गई हैं। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि ये वो भी, कईयों ने ये भी कहा कि ये बिग बैंग बजट नहीं है, वित्त मंत्री खुद ने भी कही ये बात कि बिग बैंग बजट नहीं है। पर अगर सब चीजों को हम एक साथ इकट्ठा करें जो 9 महीने में हुआ है और इस बजट में करने का इरादा है, तो मुझे तो लगता है कि ये काफी बिग बैंग बजट के लिए एडप्ट हो जाता है। वो जो हम लोग बिग बैंग वाला एक मुहावरा ढूंढते हैं या मीडिया की तरह से लेबलिंग करना चाहते हैं, उसको छोड़ भी दें तो उसमें यह है कि सबसे बड़ी बात थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो जो एक व्यू आया वो ये था कि जितना ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत थी वो नहीं करते हुए दिख रहे हैं। इस पर शायद एक आर्गुमेंट ये हो सकता है कि स्टेट्स के हाथ पे बहुत पैसा दे दिया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एक कंपोनेंट को आप समझाइए कि उसको हम कैसे कहें कि बहुत बड़ा पुश दे रही है सरकार। हाँ, नहीं, वो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप 70,000 करोड़ रुपए एक साल में बढ़ाया जा रहा है पिछले साल जितना खर्चा उसके ऊपर, तो इंक्रीज तो काफी है। पर अगर वो भी अगर छोटा लग रहा है किसी को, तो इस संदर्भ में उनको सोचना चाहिए कि इस बार जो है बजट में पहली बात तो ये कि फिस्कल कंसोलिडेशन को सैक्रिफाइस नहीं किया गया है। 3.6 से बाय 3.9 किया है, पर ऐसा नहीं हुआ है। अभी भी जर्नी इज टूवर्ड्स फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ चल रहे हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरा फिर ये हुआ कि जब 14 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसके आधार पर काफी सारा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर किया है इसके तहत। तो उसके बाद जो है जो कैपेसिटी टू स्पेंड होती है सरकार की, उसके हिसाब से 70,000 करोड़ का इंक्रीज मुझे काफी अच्छा लगता है, अगर हम एब्जॉर्ब कर सकें। और फिर इसके अलावा भी जो हैं बजट के अलावा भी कदम उठाए गए हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देंगे। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड की बात की गई है, उसमें पीपीपी प्रोजेक्ट्स को जो है स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। तो मैं समझता हूं कि और ओवरऑल एनवायरनमेंट ऑल्सो, जैसे डूइंग बिजनेस वगैरह, नए प्रोजेक्ट्स को जल्दी क्लियरेंस वगैरह मिले, तो स्पीड अप करके भी जो है आपके काफी सारा तो बैकलॉग आपका पहले से भी है, तो उनको भी अगर पुराने जो प्रोजेक्ट्स अभी क्लियर नहीं हुए उनको भी स्पीडीली अगर हम करते हैं तो पूरा कुल मिलाकर जो है पैकेज इतना है कि इसमें स्कोप है कि काफी बड़ा इम्पेटस दिया जा सकता है। जी बिल्कुल। दो अगर क्रिटिक और मैं आपके सामने रखूं। नंबर एक कि सब्सिडी की डिलीवरी की इफिशियंसी एक चीज है, लेकिन सब्सिडी रिफॉर्म, सुधार, उसको करने की जरूरत थी। और दूसरा एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, एक्सपेंडिचर कंट्रोल, क्योंकि सरकार के खर्चों को लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और आप लोग खुद इस बात को आप कम से कम हमेशा कहते रहे हैं। आपकी जो दो एक्सपेक्टेशन थी इन दो मुद्दों पर, उसको इस बजट ने कितना पूरा किया? हाँ, इसमें सब्सिडी का जो आप कह रहे हैं उसमें वो ठीक है एक्चुअल में कि एक हिस्सा तो जो मैं बहुत एडवोकेट कर रहा था कई समय से, उसकी तरफ अच्छी प्रोग्रेस हुई है। वो कैश ट्रांसफर की बात जो करता था मैं, तो वो तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरफ मूवमेंट बहुत तेजी से हो रहा है और लीकेजेस को प्लग करने की बात हो रही है। सब्सिडीज को कट करने की, जैसे फॉर एग्जांपल एलपीजी सब्सिडी 12 सिलेंडर करते हैं, मैंने ऐसा आर्गुमेंट दिया है कि अभी जो है 12 से 6 सिलेंडर पर जा सकते हैं हम लोग, तो उस दिशा में इस बार प्रगति नहीं हुई है। ये क्रिटिसिज्म मान सकते हैं आप, पर इसमें एक सबसे बड़ा बात ये रही है कि इस सरकार के लिए अक्सर जो है कमेंटेटर्स ही कहते हैं टेलीविजन के और दूसरे भी कि ये सरकार कॉरपोरेट्स की सरकार है। तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं की जा सकती, तो इसलिए इस बार जो है बजट में कोशिश की गई कि किसी की सब्सिडी अभी काटी न जाए। तो ये थिंकिंग रहा इसके पीछे कि लोग ये न सोचें कि ये सब जो है कॉरपोरेट्स के लिए किया जा रहा है। तो इसका तो ये बैकग्राउंड है। दूसरी आपने बात क्या कही थी, मैं मिस कर गया, बताइए वापस।
सरकारी खर्चों में कटौती, सरकार के जो फालतू खर्चे होते हैं उसको बंद करने का सिलसिला, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। नहीं, इसमें तो टोटल ओवरऑल कोशिश तो जारी है इसमें, क्योंकि देखिए आप जो है, वरना उसके बिना तो 3.9% जो है इन्फ्लेशन, 3.9% फिस्कल डेफिसिट पे जो है लिड रखना मुश्किल रहता। तो उस तरफ कोशिश जारी है। तो उसमें का क्रिटिसिज्म तो मुझे नहीं कि एग्जैक्टली किस सरकारी खर्चे की बात स्पेशली कही जा रही है, मैं नहीं समझता, क्योंकि आफ्टर ऑल अल्टीमेटली अगर खर्चे पे आप अंकुश नहीं रख रहे हैं तो वो तो बजट डेफिसिट में शो करेगा ना, पर वो तो 3.9% पे कैप किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, इस बात के बावजूद कि काफी सारा टैक्स रेवेन्यू जो हैं डिवॉल्व करने होंगे इस बार स्टेट्स को, सरकार को। जी बिल्कुल। एक बात और, ये 3.9 का फिस्कल डेफिसिट का अगले साल का, और एक साल बढ़ा दिया उन्होंने 3% को अचीव करने के लिए, 17 के बजाय 18 वाला। तो 3.9 को लेकर के उन्होंने खुद भी कहा था वित्त मंत्री ने कि क्वालिटी ऑफ फिस्कल डेफिसिट कैसी होगी, जो छुपाए हुए खर्चे थे उनको हम बाहर निकाल करके लेके आएंगे और ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कम्युनिटी 3.9 को अपने आप को एक्सप्लेन कर पाएगी और बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होगी कि साहब ये 3.6 से 3.9 हो गया है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? हाँ, मैं समझता हूँ इसमें कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। सरकार का नंबर 1, आपने जो ट्रांसपेरेंसी की बात कही बिल्कुल सही है कि ये हमारे इंटरनल डिस्कशंस में भी ये बहुत बात थी, और प्रधानमंत्री खुद ये बहुत चाहते हैं कि हम जो कुछ करें ट्रांसपेरेंटली करें। इसमें ऐसा नहीं हो कि खर्चों को छुपा लिया और या अगले साल तक पोस्टपोन कर दिया, या कई बार टैक्स कलेक्ट कर लिए सिर्फ नाम के हिसाब से, और फिर जो बाद में वापस उनको रिफंड करना पड़े अगले साल जाकर। तो ऐसा कोई नहीं चाहता था सरकार में इस वक्त। तो ट्रांसपेरेंसी को एनकरेज किया गया है। ओवरऑल मेरा ये मानना है, मैंने कई रेटिंग्स एजेंसीज के जो लोग हैं उनसे भी बात की है, कि ये लोग सिर्फ डेफिसिट पे ध्यान नहीं देते, वो ये भी देखते हैं कि इस पैकेज में और क्या है, सरकार ने क्या क्या रिफॉर्म्स कर रही है, क्या क्या रिफॉर्म्स करने का कमिटमेंट है। तो रिफॉर्म्स के हिसाब से आप देखा जाए तो इसमें सरकार ने बड़ा अच्छा कमिटमेंट शो किया है। कुछ मुद्दे में रख दूं आपके सामने, जैसे बैंक्रप्सी लॉ जो है बहुत कंटेंशियस हिस्सा रहा था। कई सालों से मैं लिख रहा हूं इस बात को कि हमारे एक जो है मॉडर्न बैंक्रप्सी लॉ होना चाहिए। फाइनली सरकार ने कहा है कि वो इसमें ऐसा करेंगे। डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, दोनों कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्स दोनों की बात रखी गई है इसमें। सिंप्लीफिकेशन, एग्जेम्पशंस को खत्म करने का वो भी इसमें आ गया है, और कैश ट्रांसफर्स की बात भी इसमें आ गई है। तो कई सारे रिफॉर्म्स जो पिछली बार अब तक टैकल नहीं किए गए थे, बजट में ये रखा गया है कि टैकल करने की कोशिश की जाएगी। तो इन सबको देखकर जब जो है रेटिंग्स एजेंसी देखेंगी तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता इस बात का कि 3.9 से कोई बैरियर होगा कि या उससे कोई रेटिंग्स हमारी जो है रेटिंग्स गिराई जाएंगी या कुछ ऐसा होगा। जी, क्या इस बजट के बाद आप ये कह सकते हैं कि जो एक फाइनल पुश देने की जरूरत थी ताकि प्राइवेट सेक्टर के देशी विदेशी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना शुरू करें, तो वो उनको यहां से क्लियर सिग्नल मिल गया है? क्योंकि एक सिनिकल व्यू ये हो सकता है कि नहीं, उनको और सिग्नल का इंतजार है, और उसमें दो सबसे बड़ी बातें हैं, लैंड और लेबर। ये दोनों मैं मानता हूं, ये तो मैंने खुद ने बाहर से लिखा है कि लैंड और लेबर रिफॉर्म्स के जो दो मुद्दे हैं वो जरूरी है, खास तौर से ऐसी इंडस्ट्री जिसमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़े, जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्री होती है, रेडीमेड क्लोथ्स की इंडस्ट्री, उसमें काफी एम्प्लॉयमेंट होता है। लेदर प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री होती है, फूड प्रोसेसिंग वगैरह, इनके लिए लेबर और लैंड रिफॉर्म दोनों बहुत जरूरी हैं, सभी के लिए जरूरी हैं, पर इन एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए खास तौर से जरूरी हैं। पर इसमें आप देख सकते हैं कि लैंड एक्विजिशन पे कल प्रधानमंत्री खुद ने बहुत स्ट्रांगली डिफेंड किया है लोकसभा में। तो लैंड एक्विजिशन का मुद्दा बिल्कुल आगे बढ़ाया जा रहा है ऑर्डिनेंस को एक्ट का रूप देकर। और लेबर का जहां तक सवाल है उसमें प्रधानमंत्री बिल्कुल क्लियर रहे हैं कि उन्होंने स्टेट्स को इस बात के लिए एनकरेज कर रहे हैं। तो कुछ स्टेट्स ने किया है, राजस्थान ने 4 इंपॉर्टेंट लेबर लॉज को रिफॉर्म किया, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री की सरकार ने जो है अनुमति दे दी है, अप्रूवल दे दिया है। इसी तरह मध्य प्रदेश भी कर रहा है, तो उधर भी बढ़ेगा। तो ये लेबर लॉ का जो रिफॉर्म है वो स्टेट्स के थ्रू बढ़ेगा, ये इनकी प्रधानमंत्री की थिंकिंग शुरू से रही है। पर कई सालों से 91 में हमारे रिफॉर्म शुरू हुए थे, लेबर लॉ में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। फाइनली इस सरकार के तहत विद इन 9 मंथ्स हमने देखा कि कुछ प्रोग्रेस हुई है।
जी, दो और सवाल पूछना चाहूंगा सर आपसे, जिसमें पहला सवाल अब थोड़ा मिडिल क्लास को लेकर के होगा, और वो ये कि चूंकि जॉब तुरंत नहीं हो सकता, मैन्युफैक्चरिंग का चक्र तुरंत शुरू नहीं हो सकता, इसलिए अगर एक थोड़ी सी बेचैनी है तो मिडिल क्लास को कुछ थोड़ा सा ज्यादा दे दिया जाए, जो पूरे तरीके से नहीं हुआ है। बहुत छोटे मोटे छूट तो इसमें अनाउंस किए गए हैं, लेकिन बड़ा काम नहीं हुआ। बल्कि सर्विस टैक्स को बढ़ा देने का काम मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक हुआ है, लेकिन कहा जा सकता है कि उसका बोझ तो हर इंडिविजुअल पर आएगा, चाहे वो मिडिल क्लास का हो चाहे गरीब हो। ये ठीक है कि मतलब सर्विस टैक्स बढ़ाया गया है पर 2 परसेंटेज पॉइंट, पर कहीं तो जो है रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा सरकार को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाकी कोई भी टैक्सेस नहीं बढ़ाए गए हैं और कुछ कटौती भी की गई है, और पर्सनल इनकम टैक्स में तो कुछ नए एग्जेम्पशंस तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए ही हैं, तो कुछ राहत उधर मिली है। उसके अलावा मैं ये भी मानता हूं कि जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी इस बजट में जो रिफॉर्म्स वगैरह किए गए हैं, उससे जो है मिडिल क्लास को भी अल्टीमेटली फायदा होता है। तो ये सिर्फ एक टैक्स को लेकर नहीं, हमें पूरी होलिस्टिकली पिक्चर अगर देखें तो मिडिल क्लास के लिए स्थिति सर्टेनली इम्प्रूव होगी। ये कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा आप सोच रहे थे उतनी इम्प्रूव ना हो या कुछ ऐसा हो, पर अगर होलिस्टिकली देखें तो मैं नहीं समझता कि मिडिल क्लास इसमें नुकसान में रहती है। जी जी, एक बात और हमको लगता है जो एक बहुत बड़ा काम हुआ है वो गोल्ड के मोर्चे पर हुआ है। समझना ये चाहता हूं कि क्या वो इस साल के बजट के आंकड़ों में कहीं जोड़ करके देखा गया है, क्योंकि हमको लगता है कि गोल्ड में जो कदम उठा है उससे अब बहुत सारा पैसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के जरिए इन्वेस्टमेंट के लिए हाथ में आएगा हमारे पास। हाँ, ये संभव है, नहीं पर इसका इसमें अभी मुझे जहां तक मैं समझ पाया हूं, क्योंकि अभी तो बजट आया ही और मैं भी टेलीविजन पे इंटरव्यूज पे बैठा हूं, तो बहुत ज्यादा नंबर्स मैं नहीं देख पाया हूं सारे बजट के, पर मुझे नहीं लगता जो वित्त मंत्री ने स्पीच दी उसके बेसिस पे कि इसका अभी कोई अकाउंट लिया गया है। ये सिर्फ स्कीम अभी इन्होंने तीनों तो ये शायद हाँ, तो इसका फायदा आ सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बैंकिंग के थ्रू जो बैंक्स जो गोल्ड के बदले में अकाउंट्स खोलेंगे तो उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आ सकता है। ये सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। तो एक्चुअली पहला इन्वेस्टर जो बनेगा इस देश में वो हमेशा की तरह से सेवर और डिपॉजिटर ही बनेगा सर, ऐसा लगता है। आखिरी सवाल, आपने कहा कि ऐसा न लगे कि बजट कॉर्पोरेट्स का बनता है, इसके लिए मैं तो शुरू से कॉर्पोरेट्स के हमारे दर्शकों को और हमारे साथ जो मित्र लोग बात करने आते हैं उनको कहते रहता था कि बजट के दिन प्रधानमंत्री जी को हेडलाइन चाहिए वो गरीबों के लिए, सामाजिक क्षेत्र के लिए और बेरोजगारी दूर करने की चाहिए। तो आप लोग बिग बैंग वाली आपकी जुबान में जो सुनना चाहते हैं वो नहीं करने वाले हैं। इस पर हम और आप दोनों सहमत हैं कि नहीं? वापस बताइए किस तरीके से सहमति की बात कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आज बजट के दिन हेडलाइन पॉलिटिकल ही होनी थी, गरीबी और बेरोजगारी पर ही फोकस होनी थी। प्रो कॉर्पोरेट हेडलाइन मोदी जी देने ही वाले नहीं थे। नहीं, तो गरीबी के में तो बहुत सारे आपने अगर देखे हो, उन्होंने शुरू में ही अनाउंसमेंट कर दिए थे कि कम से कम उन्होंने जब उसके अमृत महोत्सव की बात की शुरू में, तो सारी बातें जो है वो गरीबों के लिए की थी कि हर एक को घर पहुंचना चाहिए, हर एक को बिजली पहुंचनी चाहिए, हर एक को घर में एक टॉयलेट होना चाहिए। तो ये 2022 का उन्होंने कहा जब 75 साल की हमारी इंडिपेंडेंस हो जाएगी, तो ये सारी बात शुरू से आप देखिए कि वो तो अपफ्रंट जो है बजट में गरीबों के लिए ही कहा गया है। और इसमें जो कदम उठाए जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की एक्सपेंशन के लिए भी, और नरेगा को भी बढ़ाया गया है, 5000 करोड़ ज्यादा एलोकेशन दिया गया है। तो और कोई भी सोशल प्रोग्राम इन्होंने ऐसा नहीं है जो कट किया हो। तो उन सबको लेकर देखें तो गरीबों के लिए तो किया ही गया है। और मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं कि अगर ग्रोथ के लिए बजट है तो ये सिर्फ ग्रोथ के खातिर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, ये ग्रोथ इसलिए कर रहे हैं कि इससे गरीबों का फायदा हो। तो इसलिए गरीब तो सबसे आगे इसमें है ही। एब्सोल्युटली। अरविंद पानगढ़िया जी, इस बातचीत के लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया और आपको बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।